अभी देखो हुआ क्या, एक पोलियो की वाइल्ड फॉर्म है, वाइल्ड फॉर्म मतलब जिसका ओरिजिन नेचर के अंदर हुआ था, एनवायरमेंट के अंदर हुआ था। जर्मनी में 30 साल हो चुके थे, पोलियो का कोई भी केस नहीं आता। अगर मैं पोलियो बीमारी का नाम ले रही हूँ तो आप इमेजिन कर पा रहे हो पेशेंट कैसे दिखेगा, कैसे दिख रहा है? ठीक है, डिसेबल दिखेगा आपको, जैसे लिम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, मतलब उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पोलियो वायरस इंपैक्ट करता है। पोलियो को ही पोलियो माइलिटिस भी बोल देते हैं, ITIS आ गया, मतलब किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगी, लिम्बिक पार्ट रहेगा यहाँ पे जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी। और आपका नर्वस सिस्टम अगर अफेक्ट हो रहा है तो ब्रेन भी इंपैक्ट करेगा, लिम्स नहीं चल पा रहे हैं तो मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज है, तो बाकी नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं यहाँ पे हो पाएगा। दैट इज रिलेटेड टू पोलियो। अब हुआ क्या, जर्मनी की एक सिटी है हैम्बर्ग, वहां पे एक सीवेज है, सीवेज प्लांट के अंदर पोलियो स्ट्रेन मिली, वो भी वाइल्ड फॉर्म। और ये जो वाइल्ड फॉर्म ऑफ पोलियो है, ये अभी सिर्फ 2 ही कंट्रीज में इसके ज्यादातर केसेस आते हैं। एक अफगानिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है। मतलब एक साल के अंदर लगभग 10 केसेस चलते रहते हैं, इनके रेपिटेशन में 10-10 केसेस आते रहते हैं। तो वही वाली स्ट्रेन अब जर्मनी में भी देखी गई। ऑल्दो ग्लोबल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया गया था कि पोलियो को हमने पूरी तरह से इरेडिकेट करना है। पहला होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब अब कोई पेशेंट नहीं आ रहे आपके पास जिसको पोलियो डिजीज हो रखी है। इरेडिकेशन मतलब जिसकी वजह से हो रही थी आपने उसको भी रिमूव कर दिया है। तो ये ग्लोबल लेवल पे एक पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चला था। तो जर्मनी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि दोबारा से पोलियो के केसेस, तो ये अपने में ही बहुत बड़े कंसर्न की बात है। एक टाइम था पूरी 19th और 18th सेंचुरी में, आप देखोगे पोलियो वायरस पीक पे था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जैसे ये ढाबे ढाबे तो नहीं बोलेंगे स्पेसिफिक, खाने पीने की जो जगह मिलती है बीच में, जो भी है रैंडम ABCD, वहां पे कॉन्टामिनेशन बहुत देखी गई। और ये जो पोलियो वायरस होता है इसको वेक्टर नहीं कैरी करता, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही ट्रांसमिटर की तरह एक्ट करता है। गंदे हाथों से खाना बना दिया, हो सकता है उसमें पोलियो वायरस अवेलेबल था, क्योंकि वाइल्ड फॉर्म से कहीं से भी ओरिजिन हो सकता है, आपको कभी नहीं पता। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि रॉडेंट से आया, कि चूहे वगैरह के अंदर ये स्टोर था, या किसी मक्खी ने उठा के लाया और आपके फूड पे रख दिया। नहीं, यहाँ पे बोला जाता है कि ह्यूमन ही इसका ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। अभी तभी तो जब ह्यूमन ही इसकी तरह जो ट्रांसमीटर है वो एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास वेक्टर भी नहीं है, स्टडी किसके ऊपर करें? तो इसी वजह से इन वायरसेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न बना रहता है। नंबर 1 चीज जो यूपीएससी पूछ सकता है, स्टेट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में बन जाते हैं। कई बार जेनेटिक मटेरियल भी पूछे गए हैं कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे याद रखना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। RNA के अंदर बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक एडेनिन आ जाएगा, देन साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल, वेरी गुड, एंड यूरेसिल। डीएनए के केस में जो यूरेसिल होता है इसकी जगह पे क्या आ जाता है? थाइमिन। ये सिर्फ डीएनए के केस में आएगा, ये एक्सेप्शन है। ये बहुत रिपीटेड सा क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा स्टेट में बहुत बार पूछा गया है। जेनेटिक मटेरियल दे देगा ऑप्शन में कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा कंपोनेंट डीएनए का पार्ट नहीं है या फिर आरएनए का पार्ट नहीं है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। बाकी आप साइंस पढ़ रहे हो, प्यूरिन और पिरिमिडीन वहां पे दोबारा से आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके बीच में डबल बॉन्ड है, किसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको अवॉइड कर दो, अभी के लिए सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, विच इज अबाउट RNA। तो अभी जो वाइल्ड पोलियो वायरस की फॉर्म है वो सीवेज के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे बार बार लिखा जा रहा है वाइल्ड फॉर्म, मतलब वो जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में यहाँ पे बात हुई। वैसे इसका एक वेरिएंट भी आएगा जिसमें म्यूटेशन हुई होगी, जिसने अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करा, और फिर आप वैक्सीन बनाने की ट्राई कर रहे थे, वो वैक्सीन ही नहीं बन पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेशन शो कर रहा था। मतलब 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं पोलियो की, एक आ जाती है आपकी वाइल्ड फॉर्म जो नेचुरली आई थी, और दूसरी आ गई वेरिएंट वाली फॉर्म जिसमें म्यूटेशन हुई थी, जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ था। किसने कंफर्म करा है? तो जर्मनी की ही रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है कि पोलियो वायरस का ही स्ट्रेन है और वाइल्ड वाला फॉर्म है। और ये जो वाइल्ड फॉर्म है, ये 2021 में इन्होंने ये सर्वे शुरू करे थे कि जितने भी हमारे सीवेज प्लांट्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके अंदर चेकआउट कर लेते हैं कि पोलियो वायरस की कोई स्ट्रेन तो नहीं है। तो 2021 से शुरू करा ये सर्वे, अभी क्या आ चुका है 2025 का एंड, तो 25 में जाके ये केस मिल गया दोबारा से। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखोगे, ये देखो, जर्मनी में 30 साल से कोई भी वाइल्ड पोलियो की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब दोबारा से आती है तो कंसर्न की बात बन जाती है। ये पूरे के पूरे ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन शोर, बात नहीं करनी है, जब आप बाद में आते हो तो चुपचाप बैठ जाना है, आराम से बोलना है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन एफर्ट के लिए भी एक कंसर्न की बात की तरह इमर्ज होता है। अब देखना इसका मैकेनिज्म, जो यूपीएससी आपका पूछ ले, मे बी स्टेट एग्जाम में ना पूछा जाए। अब देखो, जैसे ही आप कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के कांटेक्ट में आते हो तो उसको मुंह के थ्रू ही खाओगे ना। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, यहाँ पे एक पार्ट आता है फेरिंग्स,
है ना। फेरिंग्स, फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, हमें ओरोफेरिंग्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे आप सांस लेना, आपको यहाँ गले के पास में थोड़ी सी ठंडी हवा फील होती है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहां से फूड भी जा रहा है और आपका हवा भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है बॉडी के अंदर, उस पार्ट को बोलते हैं जहां से फूड जा रहा है ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट। ओरो का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ओरल से, मतलब आप जब खाना खाओगे तो यहाँ से इसका जो एंट्री का मोड है वो भी अपने को पता लग गया कि पोलियो वायरस कहाँ से जाएगा। जैसे आप डर्टी या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड खाते हो या फिर डर्टी हैंड्स को अपने मुंह वगैरह में टच करते हो, आपके हाथ पे शायद पोलियो वायरस लग रखा था, तो ओरोफेरिंग्स के थ्रू यहाँ से जाएंगे। अब देखो बॉडी कुछ इस तरह से बनी है हमारी, ये जो ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और ओरोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा रिसेप्टर बैठा है जिसके साथ ये पोलियो वायरस चिपक जाता है आके, मतलब वो जो स्पाइक्स कल बताया था मैंने आपको, वायरस की जो फॉर्म होती है कुछ ऐसे स्पाइक वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनके जरिए फिर ये आके हमारी बॉडी के साथ अटैच करता है। तो ये जो CD155 रिसेप्टर हैं, ये हमारी बॉडी में पहले से ही पोलियो वायरस के लिए बन रखे हैं, मतलब ऐसा कोई वायरस कल को बॉडी में आता है तो वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। ये 2 ही जगह पे है रिसेप्टर CD155, एक ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट और दूसरा आ जाएगा आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट। मतलब जब पोलियो वायरस आएगा तो सबसे पहले कौन से पार्ट को इंपैक्ट करेगा, ओरोफेरिंग्स वाला रीजन जहां से आपने फूड को एनगल्फ करा या swallow करा, और ये वाला देन इंटेस्टाइन वाला पार्ट जब एब्जॉर्प्शन करोगे, मतलब जब एब्जॉर्प्शन करोगे फिर तो पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपका ये वायरस फैल जाएगा, फिर ये अपना नंबर रेप्लिकेट करेगा, और जब रेप्लिकेट करेगा तो नर्वस सिस्टम सारा इंपैक्ट होगा। पहली चीज क्लियर, यहाँ पे रिसेप्टर थे CD155, और ये रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे रिसेप्टर हमारी बॉडी में ही पहले से प्रेजेंट थे। तो जैसे पोलियो वायरस आता है उसको बना बनाया घर यहाँ पे मिल जाता है। CD155 रिसेप्टर, ओरोफेरिंग्स याद रखिएगा और इंटेस्टाइन वाला पार्ट याद रखिएगा। ये पेयर्स पैचेस वगैरह आप उसमें देखोगे, जो सिक्रीशन होती है हार्मोनल सिक्रीशन आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ पेयर्स पैचेस। अब क्या हुआ, लिम्फ नोड्स थी आपकी, अब देखो एब्जॉर्प्शन हो चुकी है चीजों की, मतलब जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट थे अलोंग विद जो वायरस आपकी बॉडी में आ चुका था वो सारा एब्जॉर्ब होके मेन स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर जाएगा। और जैसे ब्लड के अंदर जाएगा तो एक पार्ट आता है आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट, दैट इज लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड भी इससे इंपैक्ट हुए, अगर लिम्फ नोड इंपैक्ट हुए तो मतलब आपकी इम्यूनिटी डिग्रेड करना शुरू करेगी। उसके बाद ये लिखा है वायरेमिया, वायरेमिया का मतलब ये देखो 2 शब्द है यहाँ पे, वायरस से क्या पता लग रहा है वायरस, और ईमिया, अनीमिया सुना होगा आपने, तो ब्लड के अंदर जब वायरस आ जाते हैं उस कंडीशन को बोल देते हैं वायरेमिया। ये ब्लड वेसल है पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है। और फाइनली जो हमारा नर्वस सिस्टम है, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये रीढ़ की हड्डी का जो पार्ट होता है, आपने हड्डियां देखी हैं, कितनी है हड्डियां हमारी, 30? नहीं नहीं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसकी पूछ रही हूँ मैं, 33 होती है, बाद में वो फ्यूज करके 26 बचती हैं। अभी हम सारे बड़े हो चुके हैं तो हमारी 26 हड्डियां हैं, पर जब हम पैदा हुए थे तो 33 थी, क्योंकि मदर को डिलीवर करना होता है बेबी, तो इतनी स्ट्रांग हड्डियां होंगी तो मदर की डेथ हो सकती है उस केस में। तो पहले 33 होती हैं, बाद में 26 बचती हैं। वही सर्वाइकल आती है, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सियल, C7, T12, L5, S5, C4, तो ये फॉर्मूला इसका बनता है। चलो एनीवेज इसको छोड़ दो। यहां से बीच से एक पतली सी कॉर्ड जाती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, अब सोचो ये भी इंपैक्ट होगी तो आपका सारा लिम्बिक सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगा उससे, आप कैसे मूवमेंट कर पाओगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है 10th क्लास की NCERT में, आप सभी ने वो पिक्चर देखी होगी, एक भाई ऐसे कंटेनर को टच कर रहा होता था, गरम गरम कंटेनर को, पर वो पीछे हटा लेता है एकदम से हाथ को, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे जनरेट होता है। उस टाइम पे ब्रेन से नहीं पूछता बॉडी, कि ब्रेन से पूछेगा कि मैं हटाऊं हाथ, तब तक जल जाएगा। वैसे आग के साथ होता है, बच्चों को पहले क्यूरियोसिटी होती है कि मैं बस इस आग को पकड़ ही लूं, क्योंकि नया नया पैदा हुआ है अभी, उसने देखी कि नई नई चीजें एग्जिस्ट करती हैं एनवायरमेंट के अंदर। तो जब उसने पहली बार पकड़ा तो उसने शायद टाइम लगाया, फिर हाथ भी जला उसका, पर उसको लेसन मिल गया उस दिन कि इसके हाथ टच नहीं करना है, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन खुद ही जनरेट हो जाता है। अब सोचो ये स्पाइनल कॉर्ड, यही इंपैक्ट होगी। जैसे मैं यहाँ पे टच कर रही हूँ खुद को, तो मुझे पता लगा कि मैंने पेन से अपने हाथ को हिट करा, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। याद है पेन रिसेप्टर पड़े थे, टेंगो रिसेप्टर पड़े थे, टेंगो रिसेप्टर का क्या मतलब था, जो टेंजिबल है नेचर में। तो अब सोचो ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है जो हर एक रिसेप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, यही अफेक्ट कर दिया पोलियो वायरस ने, तो क्या हमें कुछ फील होगा। अब आप जल्दी जल्दी अग्नि में अपना हाथ रख दो, आपको पेन ही फील नहीं होगी अगर बॉडी के अंदर पोलियो वायरस है। मतलब ऑर्गन डिग्रेड करने शुरू कर देंगे, कहीं पे चोट लगी आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो
ओवरऑल जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, जब आप पोलियो के पेशेंट्स को देखते भी हो, उनके लिम्स प्रॉपर्ली फॉर्म ही नहीं हुए, तो वो डिग्रेड ही करते जाते हैं। तो पोलियो वायरस पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को हमारे इम्पैक्ट कर देता है। तो जर्मनी के अंदर दोबारा से डेवलप नेशन है, ऊपर से अगर ये केस दोबारा से आता है तो अपने में ही कंसर्न की बात है, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी डिजीज का एक एमलगमेशन देखने को मिल जाता है। मल्टीपल डिजीज एट द सेम टाइम वो लग रखी है। ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आपने देखा था, जिनको WHO उतनी इंपॉर्टेंस पहले नहीं दे रहा था, पर बाद में बोला कि इनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो जर्मनी के लिए ये कंसर्न की बात बनती है। मैकेनिज्म समझ आ गया सभी को? तो ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला पार्ट, रिसेप्टर कौन सा था? CD155 रिसेप्टर्स के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं पहले भी। देन उसके बाद लिम्फ नोड्स को इंपैक्ट करेगा। जैसे ही लिम्फ नोड इंपैक्ट होंगी, आपकी इम्यूनिटी डिग्रेड। लिम्फ नोड कर पा रहे हो आप इमेजिन कैसे दिखते थे? छोटी छोटी नोड्स लाइक स्ट्रक्चर थी, गांठे सी बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद लिम्फ नोड्स इफेक्ट हुए, देन ब्लड, पूरी की पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या फैला हुआ है? वायरस। तो उस कंडीशन को बोल दिया जाता है वायरेमिया, यानी कि वायरस इन ब्लड स्ट्रीम। और अपना जो स्पाइनल कॉर्ड था वो इंपैक्ट होता है, तो जो भी लिम्स उसके साथ अटैच थे वो पूरे डिग्रेड होते हैं। तभी आपने देखा होगा ज्यादातर ये जो लोअर हाइंड लिम्स होते हैं हमारे, ये इंपैक्ट होते हैं पोलियो वायरस की वजह से। तो स्पाइनल कॉर्ड इंपैक्टेड, लिम्स गए हमें। तो दिस इज द कंसर्न। अब पोलियो के बारे में देख लो, थोड़े से कुछ टू द फैक्ट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो इसका एक और नाम है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। और एक जनरेशन आई थी जब पेरेंट्स को यही टेंशन रहती थी कि पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो जरूर से पिलानी है, अदरवाइज पोलियो के चांसेस बन सकते हैं। आपने भी पी होंगी वो छोटी छोटी पोलियो की ड्रॉप्स, इसी तरह से पिलाई जाती थी। 2 बूंद जिंदगी की बोलते, 2 थी कि 4 थी? 2 थी, 2 बूंदे जिंदगी की। तो ये क्यों बनाई? अब ये देखो, ये जो मेडिकेशन थी इसको बनाया था ओरल। ऑलरेडी बच्चों को बड़े सारे इंजेक्शन लग रहे थे। पहले एक और चीज होती थी, 6 ऐसे नीडल्स वाली सुई हुआ करती थी, इसका निशान भी रह जाता है आपकी बाजू वगैरह पे। लगा है किसी को? हाँ, तो लगा है किसी को? पहले वाली जनरेशन कनव को लगा है, यहाँ पे बाकियों को नहीं लगा। ठीक है, मतलब आपकी जनरेशन पे वो एंड हो गया था, हम सभी को लगा हुआ है, ये बाजू पे लगता था यहाँ पे टॉप पे। पर अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन को देखोगे, उनको एक नहीं होता था, मल्टीपल लगे होते थे, क्योंकि अभी एडवांसमेंट नहीं हो पाई थी, उतनी इनोवेशन नहीं हुई थी नीडल्स की फील्ड के अंदर। तो पहले ऐसे लगता था, वो फिर खींचती थी जैसे, तो वो स्किन पूरी खींच जाती थी, वो निशान पूरी लाइफ ही रहता है लगभग। एनीवेज, ये ओरल जब मेडिकेशन बनाई गई, ये भी ओरल वैक्सीन की फॉर्म है एक, इसमें वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस डाल दिया गया। वीकेंड फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है? पोलियो वायरस, पर उसकी वीकेंड फॉर्म। इतनी वीकेंड फॉर्म, इतनी कमजोर फॉर्म कि जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारी बॉडी के, बी सेल, टी सेल, वो बस इम्यूनिटी जनरेट कर पाए और अफेक्ट ना करे बॉडी को अंदर, मतलब फाइटिंग के लिए बॉडी को रेडी करना, उसको बोलते हैं वीकेंड फॉर्म। अब यही वीकेंड फॉर्म जब एक्टिव फॉर्म ले लेती है, म्यूटेशन शो कर लेती है, तो इससे वेरिएंट फॉर्म ऑफ पोलियो भी एग्जिस्ट करता है। मतलब आपने वैक्सीन ली, पर वैक्सीन के बाद भी चांसेस रहते हैं कि पोलियो हो सकता है। ये वीकेंड फॉर्म डिपेंड करता है उस पर्सन की या पेशेंट की बॉडी कैसी थी, इम्यून सिस्टम कैसा था। इम्यून सिस्टम क्यों बोला, बार बार लग गया ना पता? सबसे पहले लिम्फ नोड्स को इंपैक्ट करा उसने, फिर जाके उसने स्पाइनल कॉर्ड को इंपैक्ट करा था। अब ज्यादातर देखो, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 5 साल से कम के, या इन्फेंट्स, या 5 साल तक के, तो उनमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट थी। और ये एसिम्टोमेटिक होती थी, मतलब वायरस एक बार बॉडी में चला गया, वो इंक्यूबेशन पीरियड शो करेगा, पता ही नहीं चलेगा वो वायरस बॉडी के अंदर जा चुका है। और उसके बाद सिम्टम्स आएंगे थोड़े टाइम के बाद, वो शायद 1 साल ले ले, 2 साल ले ले, 3 साल। फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगी, तो पहले जो टेस्टिंग करी जाती थी वो पोलियो वायरस के लिए ही करी जाती थी। और 200 इन्फेक्शन की, अराउंड 1 in 200 इन्फेक्शन इरिवर्सिबल पैरालिसिस को लीड करते हैं। मतलब 200 टोटल अगर केसेस आ रहे हैं, उसमें से एक केस ऐसा जरूर होगा जो इरिवर्सिबल होगा नेचर में, जिसमें पैरालिसिस निश्चित है, तभी वो डिसेबल वर्ड हमने यूज करा था। और उसके अलावा कोई क्योर इसका है नहीं, बस वैक्सीनेशन प्रिवेंशन के लिए बनाई गई है। वैक्सीनेशन क्योर नहीं करती, वो सिर्फ प्रिवेंट कर सकती है। यहाँ पे आपने देखा वीकेंड फॉर्म लाए पोलियो वायरस का कि हम बचा सकें, उसे प्रिवेंट कर सकें, पर जरूरी नहीं है वो बच ही जाएगा, फिर भी चांसेस हैं कि उसको दोबारा से पोलियो हो सकता है। दोबारा से नहीं, मतलब पहली बार भी हो सकता है। और डिक्रीज कितना हुआ है केसेस का? तो 99% रिडक्शन करी है, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे यहाँ पे भी अब बहुत कम होता है ऐसे कि कोई केस आ जाए, स्टिल गवर्नमेंट चेक रखती है, नेशनल मिशन लेके आती है पोलियो के लिए, कि इसको अभी भी हमने इरेडिकेशन पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से पूरा एलिमिनेट हो गया। जब जर्मनी लाइक कंट्री, जहाँ पे सैनिटेशन मैनेजमेंट करी जाती है प्रॉपर, वहां भी स्ट्रेन्स मिल सकती हैं, तो देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर भी केसेस आ सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट अवेयर रहती है और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ ही चलती है। और ये जो वैक्सीनेशन ओरल वैक्सीन है, ये पक्का से बच्चों को आज भी दी जाती है, यही इसके पीछे के रीजन है। नाउ 2 फॉर्म्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं, एक है वाइल्ड पोलियो और दूसरी है वैक्सीन डिराइव्ड, या जिसे वेरिएंट पोलियो भी कहते हैं। लग गया ना पता? पहली तो वाइल्ड फॉर्म,
जो नेचर में आ गई थी। अब देखो इसका कोई वेक्टर नहीं है, तो हमको नहीं है पता कि ये कहाँ से आया, बस इतना पता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर आप कंज्यूम कर लेते हो तो उस केस में ये आ जाता है। नंबर वन चीज। और दूसरा लिखा वैक्सीन डिराइव, अभी बोला कि जो ओरल वैक्सीन है वो बनी है वीकेंड फॉर्म से, तो वीकेंड फॉर्म अगर उसमें ऑलरेडी डाल रखी है तो वही कई बार एक्टिव हो जाती है, कई बार इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, और वो जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाने की जगह पे इन्फेक्ट ही कर देती है उसको, पोलियो ही हो जाता है पर्सन को। उसके बाद ये जो वाइल्ड पोलियो है, अब तो ये काफी रेयर हो चुका है, पर ये पैरालिसिस कॉज करने की टेंडेंसी रखता है। और आज के टाइम पे जो वाइल्ड फॉर्म है वो एंडेमिक मिलेगी, यानी कि दो प्लेसेस में ही आपको ज्यादा मिलेगी, विच इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हर साल देखोगे तो 10-12 केसेस इनके आ ही जाते हैं पोलियो वायरस के। और कौन सी वाली फॉर्म, तो वाइल्ड फॉर्म। रीजन क्या रहा है कि वाइल्ड फॉर्म आज भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलाए गए हैं, तो आज भी वाइल्ड फॉर्म वहां पे एग्जिस्ट कर रही है। और जो जर्मन वेस्ट वाटर के अंदर अभी स्ट्रेन मिली थी वो वाइल्ड फॉर्म वाली थी, तभी लिंक कर दिया इसको अफगानिस्तान, और जो पाकिस्तान में मिलती है वही वाली हमारे सीवेज में भी मिली। एनीवेज, जो वैक्सीन डिराइव फॉर्म है ये काफी कॉमन देखी गई है, पर स्टिल रेयर है। आज के टाइम पे देखोगे तो कोई केसेस इसके नहीं आते। वाइल्ड फॉर्म बेशक रेयर थी, पर पैरालिसिस करने की कैपेबिलिटी रखती है। आज के टाइम पे केसेस रिड्यूस कर चुके हैं, दो ही एरियाज में है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये वाली काफी कॉमन है पर रेयर हो चुकी है। कॉमनली जो हुआ करती थी पहले वो वैक्सीन से ही बनने लग गया था पोलियो, तभी तो पेरेंट्स डरते थे कि वैक्सीनेशन क्यों ही करवानी है, जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे थे। इवन कोविड-19 के टाइम पे भी बोला था ना, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, यही तो खतरा था सबसे बड़ा, कि इम्यूनिटी उस टाइम पे वीकन होती है, कोई पता नहीं कि बाद में वो एक्चुअल में इन्फेक्शन कॉज कर दे। तो उसके अलावा येमेन हो गया, देन आपका नाइजीरिया वाला पार्ट है, इनमें भी अभी 100 ऑफ केसेस पोलियो के देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है एरिया में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो पोलियो फॉर्म्स हैं वो आज भी वहां पे परसिस्ट कर रही हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम कुछ नहीं चलाए गए हैं। गरीबी से, जहां पे गरीबी आ गई वहां हेल्थ केयर सेक्टर तो वैसे भी नहीं होगा। मैकेनिज्म ठीक है, मैकेनिज्म में कुछ नहीं हुआ। देखो आप जब खाना खाते हो, ये गया आपका फूड, ये माउथ वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसको आप ओरल कैविटी भी बोल देते हो, बोलते हैं ना ओरल कैंसर, तो ओरल मतलब माउथ की बात यहाँ पे चल रही होती है। अब यहाँ से जब आप नाक से सांस लेते हो, आपने यहाँ गले के पास में थोड़ा सा ठंडा फील करा होगा, अभी लो सांस हुआ थोड़ा सा यहाँ पे पैलेट के पास में। कोई ऐसा जिसको नहीं होगा प्लीज मत बोलना, ऐसे नहीं हो सकता, सभी को होता है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको ठंडक फील हो नहीं हुई नितिन? आराम से ऐसे सांस लो नाक के थ्रू, हुआ थोड़ा थोड़ा सभी को? नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, सबको होता है, मेरे को हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक पॉइंट होता है फेरिंग्स, और ये जो फेरिंग्स है इसके फर्दर पाथवे होते हैं आगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपकी एयर भी जाती है, जहां से आपका फूड भी एनगल्फ होता है। आप उसको जब निगलते हो अंदर को, तो फेरिंग्स वाला पार्ट है जहां पे ये दोनों मिलते हैं। अरे खांसी हुई होगी, नहीं जुकाम हुआ होगा, फिर कफ बनता है, नाक से खींचते हो ना अंदर को, कहाँ जाता है वो फिर? क्या क्या? लंग्स में चला जाता है सीधा? कभी तुमने टेस्ट नहीं करा उसको कि ऐसे गया जैसे जीभ को टच करता हुआ? मतलब एक पॉइंट तो है ना ऐसा जहां पे नाक की जो पाइप है और जो आपकी फूड की नाली है वो दोनों मिल रही हैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फेरिंग्स। वो जो नाक वाला पार्ट है उसको नेजोफेरिंग्स बोल देते हैं, और जो माउथ वाला पार्ट होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोल देते हैं। ये जो रिसेप्टर आपने देखे CD155, ये बॉडी के अंदर पहले से ही लगे हैं, और ये ऐसे रिसेप्टर हैं जो पोलियो वायरस का वेलकम करते हैं। ये वही है कि घर के अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है। तो CD155 रिसेप्टर ओरोफेरिंग्स वाले पार्ट में है। देन आपने खाना खाया, पेट के अंदर वो डाइजेस्ट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन आया, देन पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया। जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है यहाँ पे भी CD155 रिसेप्टर लोकेटेड है। पहले जो चांसेस थे वो यहाँ पे थे, उसके बाद डाइजेशन वगैरह हुई आराम से, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वायरस पे, ये आराम से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में चलती है एब्जॉर्प्शन, कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट हम कर लेंगे एब्जॉर्ब। पर वहां पे भी क्या प्रेजेंट थे? CD155 रिसेप्टर। यानी कि एक घर यहाँ पे मिल रखा था ओरोफेरिंग्स के पास, एक इसने बोला कि चलो घूम फिर आते हैं, थोड़ा आगे पूरे शहर में घूमते हैं, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर घूमते हैं। तो जब बॉडी के अंदर घूमे तो किस जरिए घूमे? एब्जॉर्प्शन के जरिए। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में क्या चला गया था? वायरस। अब ये जो वायरस है सबसे पहले अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये आ चुका है। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है ये हमारी ब्लड पहले फ्लो कर रही थी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड ऑल। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वायरस भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन को बोल दिया वायरेमिया, मतलब वायरस इन ब्लड स्ट्रीम। ये आपकी लिम्फ नोड्स में भी पहुंच रहा है, और लिम्फ नोड आपने पढ़े थे कि रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। अब वो जो लिम्फेटिक नोड्स थे, लिम्फेटिक सिस्टम था, वही अफेक्ट हो गया, तो आपकी सबसे पहले क्या हिट होने वाली है?
इम्यूनिटी, सबसे पहले इम्यूनिटी डिग्रेड, मतलब छोटी मोटी बीमारियां भी साथ में लगेंगी। और जैसे ये ब्लड के थ्रू पहुंचा आपके स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो जो पतली सी पाइप होती है जिसके ऊपर हड्डियां लोकेटेड होती हैं, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा इसने सारा नर्वस सिस्टम यहाँ पे डैमेज कर दिया। अब जब आपको चूल्हे पर से हाथ हटाना चाहिए था, आग पकड़ने से रुकना चाहिए था, ये रिफ्लेक्स ही जनरेट नहीं करेगा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही इंपैक्ट कर दिया। और फाइनली जो टांगे वगैरह होती है, हाइंड लिम्स होते हैं, कई केसेस में जब सिवेरिटी ज्यादा होती है तो फोर आर्म्स वगैरह भी खराब हो जाती हैं। तो लिम्बिक स्ट्रक्चर सबसे पहले डैमेज, और ये था आपका पोलियो वायरस। अब क्लियर? अच्छा, कल एक मिस्टेक भी थी। जो नाइजीरिया है दैट इज मेंबर ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका मेंबर है। अब देखो 125 नेशन है, तो नाइजीरिया का भी आपने देख के रखना है क्योंकि हमने उसके बारे में भी पढ़ा, वायलेंसेस से रिलेटेड था। माली, बुर्किना फासो और नाइजर था, इन्होंने एब्सटेन करा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बाकी इंडिया, चाइना, यूएस, अब इनकी बनी रहती है, एक ट्राइलेटरल ग्रुप बना रहता है, मतलब ग्रुप वैसा जियोपॉलिटिक्स की फॉर्म में, तो ये उसके मेंबर नहीं है आईसीसी के। तो ये कुछ याद रख लेना आप। नाइजीरिया वाला करेक्ट कर लो, ऑनलाइन भी सुन लेंगे। जो नाइजीरिया है दैट इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। वैक्सीनेशन वाला, अच्छा सुन ही लो, अब बोल ही दिया आपने। वैक्सीनेशन वाले क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ना छोटे छोटे नर्व कॉर्ड्स बन जाते हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ नर्व्स, सारी नर्व्स कुछ ना कुछ काम कर रही थी। जैसे एक दिन आपने कॉर्निया पढ़ा था, हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल नहीं होती वहां पर नर्व्स होती हैं, छोटी छोटी नर्व्स वहां पे पहुंची हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के पास में, जहां पे ऐसे क्लस्टर ऑफ नर्व्स बना होता है, और यहीं पे ये वायरस रुक जाते हैं। कि देखेंगे कल को जरूरत, ये उस फॉर्म से होगा जब वाइल्ड फॉर्म, आपने सिर्फ वेरिएंट वाला पूछा, ठीक है ठीक है, आपने ओरल वैक्सीन कंज्यूम करी, अब बॉडी के अंदर वायरस जा चुका है, कुछ के अगेंस्ट तो एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा वायरस भी होगा जिसको स्पेयर वायरस भी बोल सकते हो आप, वो क्या करता है नर्व कॉर्ड्स में जाके बैठ जाता है। अब जब यहाँ पे बैठ गया ना, हो सकता है एक टाइम ऐसे आए कि वो जो पर्सन था, क्योंकि ओरल वैक्सीन तो सभी ने ले रखी थी, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड कर जाती है, या शायद उसकी बॉडी के अंदर एचआईवी चला गया था, या फिर कोमोर्बिडिटी हो रखी थी, एक साथ ही बहुत सी बीमारियां लग रखी थी। उस टाइम पे ये वायरस देखते हैं, मौके पे चौका मारते हैं कि अब टाइम आ चुका है डोरमेंसी से एक्टिव होने का। तो ये तो मिसहैपनिंग है, कभी भी हो सकता है, किसी की बॉडी में भी हो सकता है। वायरसेस की एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया था आपको, चिकन पॉक्स ज्यादातर आप बच्चों में सुनते हो, पर बुढ़ापे में भी हो सकते हैं, आफ्टर 50 इयर्स भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी डिग्रेड कर रही होती है, और वो जो चिकन पॉक्स वाला वायरस था वही दोबारा से चिकन पॉक्स भी कॉज कर सकता है, जिसे आपने शिंगल्स भी बोला था। तो मतलब ये जितने भी वायरसेस होती हैं, नर्व कॉर्ड में जाके बैठ जाते हैं, और यहीं से इनके एक्टिव होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब डन। हाँ, इम्यूनिटी मतलब ज्यादातर तो एल्डर स्टेज में आती है ये वाली प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हो कि ये फिर से अगर एक्टिव हो जाए इन केस, ये एल्डरली स्टेज में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। ओरल वैक्सीन ली थी, कभी पोलियो नहीं हुआ, पर किसी ड्यू टू सर्टेन रीजन बुढ़ापे में जाके कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, फिर उस टाइम पे सारी चीजें आती है। हाँ, डोरमेंट बैठता है, यस। तो तभी तो एंटीबॉडीज बनती रहेंगी बॉडी के अंदर, उसको ट्रेन कर दिया बॉडी के अंदर, तो नर्व कॉर्ड के अंदर बैठ जाते हैं ये वायरस जाके। ये लगभग सारे वायरसेस ऐसे करते हैं। नर्व कॉर्ड सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं वो इनको इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूटी में प्रोवाइड करती हैं, तो जगह भी ऐसी चूज करी इन्होंने।